हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं कि लाइफ स्पान क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। तो अभी तक में हम लोग जान चुके हैं कि जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट डॉटर यानी संतान उत्पन्न करता है। इस दौरान गेमिट बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता है, प्रायः नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी गेमिट बनता है। तो याद रखना कि यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गेमिट बनता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और हम लोग जान चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतान बनता है वह संतान मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से अपने पेरेंट के समान होता है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, अपोजिट सेक्स वाले दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट में मेल गेमिट बनता है, फीमेल पेरेंट में फीमेल गेमिट बनता है। मेल फीमेल गेमिट आपस में फर्टिलाइजेशन करेगा, उसके बाद फिर डॉटर का निर्माण होगा। तो हम इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो डॉटर बनता है वह कैरेक्टर में अपने पेरेंट से डिफरेंट होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले डॉटर में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। इस वेरिएशन का क्या कारण है? क्रॉसिंग ओवर। तो हम लोग समझ गए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गेमिट बनेगा लेकिन कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एक फीमेल गेमिट अकेले डॉटर का निर्माण कर सकता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पिछले लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। हम लोग पिछले लेक्चर को ठीक से पढ़ लिए थे, तो पिछले लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और उसका आंसर आपको बताना है। बताना यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले डॉटर को हम क्या कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले डॉटर को हम क्या कहते हैं, यह हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, हम लोग पिछले लेक्चर में क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी पढ़े थे, तो बताना यह है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया मियोसिस सेल डिवीजन के किस अवस्था में होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया मियोसिस सेल डिवीजन के किस अवस्था में संपन्न होती है। इस दोनों क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, हम चेक करेंगे कौन कौन सही आंसर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि गेमिट का फॉर्मेशन प्रायः नहीं होता है, कभी कभी गेमिट बनता भी है, लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसमें गेमिट फॉर्मेशन नहीं करेंगे और एक सिंगल पेरेंट अकेले डॉटर का निर्माण करेगा। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका कई प्रकार होता है। अलैंगिक जनन का बहुत सारा विधि होता है, काफी ज्यादा मोड होते हैं। तो हम लोग आज बारी बारी से सभी प्रकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कितने प्रकार का। तो पहला है फिजन, ये दो तरह का हो जाएगा, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिर दूसरा है बडिंग, ये भी दो तरह का हो जाएगा, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है रीजेनरेशन, पांचवा है
स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, या हम इसी को कहते हैं स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन। इसके बाद छठा है कोनिडिया, कोनिडिया। सातवां है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या हम इसी को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो टोटल हम लोग 7 टाइप्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट है फिजन। फिजन में क्या होता है कि प्रायः की बात कर रहे हैं। प्रायः क्या होगा इसमें, यूनिसेलुलर, इसमें हाँ प्रायः जो है एक मिनट, अरे यार चलो, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्या है, फिजन। फिजन हिंदी में बोलते हैं विखंडन, फिजन, ठीक है। तो फिजन में क्या होगा कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विभाजित होकर दो या अनेक डॉटर्स का निर्माण करता है। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विभाजित होकर 2 या अनेक डॉटर का निर्माण करेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, फिजन बोल देंगे। ये फिजन होता है 2 तरह का, एक है बाइनरी फिजन, और दूसरा है मल्टीपल फिजन, एक है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। तो पहले हम लोग बाइनरी फिजन को देख लेते हैं, मल्टीपल फिजन को अगले पेज में देखेंगे। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि यूनिसेलुलर पेरेंट विभाजित होगा और 2 डॉटर का निर्माण करेगा। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, इटीसी, ये सभी। एक फिगर बना के दिखाते हैं। ये है एक अमीबा, ठीक है। अमीबा का ये न्यूक्लियस ये सेल मेम्ब्रेन है, बीच में साइटोप्लाज्म है। होता क्या है कि ये अमीबा अपने न्यूक्लियस को धीरे धीरे लंबा करने लगता है। अपने न्यूक्लियस को धीरे धीरे क्या किया, लंबा करने लगा। न्यूक्लियस बीच से धंसता है और ये एक न्यूक्लियस 2 भाग में बट जाएगा। तो एक अमीबा के अंदर कितना न्यूक्लियस बन गया, 2 न्यूक्लियस बन गया। इसके बाद इसके सेल मेम्ब्रेन में धंसाव उत्पन्न होता है और धंस करके ये सेल मेम्ब्रेन भी यहां से इस तरह से पूरा कट जाएगा और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो भी 2 हिस्सों में बट जाएगा। तो ये एक अमीबा जो है इस तरह से 2 डॉटर अमीबे में चेंज कर जाएगा। तो ये दोनों हो गया 2 डॉटर
अमीबे। अमीबे मतलब हो गया एक से ज्यादा अमीबा है तो एक अमीबा को बोलते हैं सीधा अमीबा, और एक से ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे अमीबे। तो 2 डॉटर अमीबा बना तो ये कहला गया क्या, बाइनरी फिजन। यानी कि जब यूनिसेलुलर पेरेंट विभाजित होकर 2 डॉटर्स का निर्माण करेगा तो हम इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये कोई जरूरी नहीं है कि बाइनरी फिजन या फिर ये जो फिजन वर्ड है ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही हो, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का सीधा सा मीनिंग है कि पेरेंट का शरीर 2 समान भागों में बढ़ जाए, 2 हाफ पार्ट में टूटे और वो 2 अलग अलग संतान का निर्माण करे, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। लेकिन प्रायः ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं वो मतलब सूक्ष्मजीव को लेकर के पढ़ लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर के पढ़ते हैं कि ये अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये विभाजन किया और 2 डॉटर अमीबा का निर्माण कर लिया, तो हम इसको क्या बोल देंगे, बाइनरी फिजन। ये जो बाइनरी फिजन है, अच्छा मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विभाजित होकर के अनेक डॉटर का निर्माण कर लेगा, 2 से ज्यादा डॉटर का निर्माण करेगा। बाइनरी फिजन में एक यूनिसेलुलर पेरेंट डिवाइड होगा और 2 डॉटर का निर्माण किया। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक यूनिसेलुलर पेरेंट विभाजन करेगा और अनेक डॉटर का निर्माण करेगा, तो उसको बोल देंगे क्या, मल्टीपल फिजन। ये जो बाइनरी फिजन है ये भी 3 तरह का होता है। ये बाइनरी फिजन 3 तरह का होता है। तो यहां पर है टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। ये जो बाइनरी फिजन है ये कितने तरह का होगा, 3 तरह का होगा। कौन कौन सा है, तो यहां नंबर हम किस तरह का देंगे, हाँ ए नंबर। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और तीसरा होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन। समझना है यह है क्या। एक सूक्ष्मजीव है युग्लिना, ठीक है, एक सूक्ष्मजीव है, ये है युग्लिना, ये इसका फ्लैजेला है, ये है युग्लिना, ये हो गया युग्लिना, ठीक है। इसके बाद एक है पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम, और पैरामीशियम के सरफेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, इसको बोलते हैं सिलिया। ये है पैरामीशियम, ठीक है। इसके बाद ये है अमीबा, ये हो गया अमीबा। अब थोड़ा ध्यान से समझना है। ये जो युग्लिना है, युग्लिना में जब बाइनरी फिजन होगा तो ये सीधा ऊपर से नीचे की ओर, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, पता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, कलर चेंज करते हैं। ये जो युग्लिना है इसमें ये ऊपर से नीचे सीधा ये डिवीजन करेगा, यहां से इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत इधर से विभाजन करके 2 समान पार्ट में बढ़ जाएगा, इसको बोल देंगे क्या, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जैसे पैरामीशियम है, ये इधर से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये 2 पार्ट में इस तरह से टूटेगा, यहां से इस तरह से 2 पार्ट में टूटेगा, इसको बोल देंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसके बाद इरेगुलर मतलब असमान, किसी भी डायरेक्शन में टूट सकता है, ये इधर से भी 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 टूट सकता है। अमीबा किसी भी डायरेक्शन में, इसका कुछ निश्चित कोई तल नहीं होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में टूट करके 2 डॉटर अमीबा का निर्माण कर सकता है। तो
युग्लिना में, युग्लिना हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल। पैरामीशियम हो गया बी नंबर का एग्जाम्पल, और एमीबा हो गया सी नंबर का एग्जाम्पल। तो यहाँ लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, बस एग्जाम्पल याद रखना है, सबका एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल बाउंड्री फिजन किस में होता है, युग्लिना में, युग्लिना में, ये सब सूक्ष्मजीव है, पानी में पाया जाता है। उसके बाद ट्रांसवर्स किस में होता है, पैरामीशियम में, पैरामीशियम में, ठीक है। इसके बाद इरेगुलर किस में होता है, अमीबा में। ओहो, आ जाने छे, ठीक है। तो ये किस में होता है, कौन सा था, ये होता है अमीबा में। तो बाइंड्री फिजन हो गया तीन तरह का, लॉन्गिट्यूडिनल बाइंड्री फिजन किस में होगा, युग्लिना में, ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन किस में होगा, पैरामीशियम में, इरेगुलर बाइंड्री फिजन किस में होगा, अमीबा में। इतना समझ में आया। इसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये अमीबा का फिगर है, अमीबा में इरेगुलर बाइंड्री फिजन दिखाया गया है। ये युग्लिना का है, युग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल, देखो लॉन्गिट्यूडिनल है ना, लॉन्गिट्यूडिनल बाइंड्री फिजन दिखाया गया है। और ये पैरामीशियम का है, ये है पैरामीशियम का, पैरामीशियम नाम के सूक्ष्मजीव में ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन को दिखाया गया है। क्लियर। इसके बाद फिर है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि यूनिसेलुलर पेरेंट, मल्टीपल फिजन में क्या होगा, फिर से लिख देते हैं, मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि कितना नंबर था, 2 नंबर, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, थोड़ा ध्यान से समझना है। इसमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर पेरेंट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विभाजित होगा और अनेक डॉटर बनाएगा, मेनी डॉटर्स, अनेक डॉटर्स का निर्माण करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, एक हो गया अमीबा और एक हो गया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये सब सूक्ष्मजीव है। अमीबा पानी में पाया जाने वाला सूक्ष्मजीव है और प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में आकर के मलेरिया बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में आएगा प्लाज्मोडियम और मलेरिया डिजीज उत्पन्न करेगा। अमीबा यदि पानी में रहेगा, यानी कि अनुकूल परिस्थिति में रहेगा, फेवरेबल कंडीशन में रहेगा, तो अमीबा में हमेशा बाइंड्री फिजन होगा। लेकिन यदि अमीबा को पानी से निकाल दिया जाए, सूखा में ला दिया जाए, तो सूखा में तो ये मरने के कंडीशन में चला जाएगा। तो सूखा जो है, इसका आदत है पानी में रहने का, लेकिन अगर हम अमीबा को पानी से निकाल के सूखा में कर दें तो अमीबा के लिए वो हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थिति, अनफेवरेबल कंडीशन। उस परिस्थिति में अमीबा मर सकता है, लेकिन मरने से बचने के लिए कुछ टेक्निक अपनाता है। कौन सा टेक्निक अपनाता है, तो ये है अमीबा, तो ध्यान से देखना है, ये है अमीबा, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये अमीबा है। और अब अमीबा क्या हुआ कि पानी से इसको किसी तरह से निकल गया, सूखा में आ गया। तो अब होगा क्या कि ये जैसे अमीबा है, थोड़ा सीधा कर देते हैं, ये अमीबा है। तो अमीबा मरने से बचने के लिए, अमीबा मरने से बचने के लिए अपने शरीर के चारों तरफ, अमीबा मरने से बचने के लिए अपने शरीर के चारों तरफ कुछ लेयर का निर्माण करता है, कुछ आवरण बनाता है। तो ये फर्स्ट आवरण बनाया, इसके बाद एक और आवरण बना लेगा, इसके बाद एक और आवरण बना लेगा, 3 लेयर, एक के बाद एक 3 लेयर का निर्माण करता है। और ये जो लेयर्स है, इस लेयर्स को कहते हैं सिस्ट, इस लेयर को कहते हैं सिस्ट। और सिस्ट बनने की प्रक्रिया को
सिस्ट बनने की प्रक्रिया को कहते हैं इनसिस्टेशन। सिस्ट बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इनसिस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो अमीबा जो है जब पानी से निकल करके किसी तरह से सूखा में आ जाएगा, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा, तो मरने से बचने के लिए अमीबा अपने बॉडी के चारों तरफ जो है एक के बाद एक 3 लेयर का निर्माण करता है और इस लेयर को कहते हैं सिस्ट। सिस्ट बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इनसिस्टेशन। इसके बाद देखो क्या होगा। इसके बाद जो है थोड़ा ध्यान से देखना है, ये जो अमीबा है, ये अमीबा है और इसके चारों तरफ ये सिस्ट है। तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, है ना, ये लेयर बना हुआ सिस्ट है। तो अब देखो होता क्या है इसके अंदर, ये जो इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस लगातार कई बार माइटोटिकली डिवीजन करेगा, यानी माइटोसिस डिवीजन होगा। एक न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गया, फिर विभाजन हुआ, फिर और भी न्यूक्लियस बन गया। तो कई बार डिवीजन करेगा और ढेर सारा न्यूक्लियस बना लेगा, ढेर सारा न्यूक्लियस बन गया। इसके बाद सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन भी बन जाएगा। सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन बन गया, सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन बन गया। ठीक है, तो एक बड़े अमीबा के अंदर में ढेर सारा छोटा छोटा अमीबा बन रहा है। ये कब बन रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में। अमीबा पानी से निकल करके कहाँ गया है? सूखा में आ गया है। तो सूखा में वो बाहरी वातावरण को सहन नहीं कर पाएगा, तो उससे बचने के लिए ये अपने चारों ओर जो है सिस्ट नाम के कवर का निर्माण किया। हम लोग भी जब ठंड का मौसम आता है तो ठंडी से बचने के लिए हम लोग भी एक स्वेटर पहनते हैं, फिर और ठंड बढ़ेगा फिर जैकेट भी पहन लेते हैं। तो हम लोग भी अपने बॉडी को ढकने के लिए, बाहरी वातावरण से बचाव के लिए, ठंडा से बचाव के लिए अपने बॉडी को ढकने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से अमीबा भी जब प्रतिकूल परिस्थिति में पहुंचेगा, जब परिस्थिति इसके जीने के लायक नहीं रहेगा, तो ये अपने बॉडी के चारों ओर एक के बाद एक कवर बनाता है, जिसको कहते हैं सिस्ट। सिस्ट बनने की प्रक्रिया को बोलेंगे इनसिस्टेशन। इसके बाद इसका न्यूक्लियस जो है वो अंदर में कई बार डिवीजन करता है, फिर सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन का भी निर्माण हो जाएगा। तो एक बड़े अमीबा के अंदर में छोटा छोटा बहुत सारा अमीबा बन जाता है। अब जब फिर कभी अनुकूल परिस्थिति आएगा, जैसे वर्षा हो गई और इसके ऊपर ढेर सारा पानी गिर गया, या फिर पानी किसी तरह से आ गया, जब पानी नहीं था तो ये सिस्ट बन गया था, और जैसे पानी आएगा तो पानी आने के बाद ये सिस्ट कवर जो है वो गल जाता है, टूट जाता है। तो जैसे फिर से पानी आएगा तो ये क्या होगा? फिर से नेक्स्ट फिगर बना दें क्या? बना देते हैं, नेक्स्ट फिगर बना देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है। ये हो गया कवर सिस्ट 1 2 3, ठीक है। तो ये कवर क्या हो गया? फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये कवर टूट जाएगा और इसके अंदर में जितना छोटा छोटा अमीबा है ये सब बाहर निकल जाएगा। ये सब छोटा छोटा अमीबा क्या हो गया? बाहर निकल गया और इस तरह से ये बाहर आ गया। तो ये हो गया, अरे यार ठीक है, चलो ठीक है। तो ये जो छोटा छोटा अमीबा है, ये छोटा छोटा बहुत सारा अमीबा बन गया। हम इसको बोलेंगे मेनी डाउटर अमीबे, ठीक है। और यही क्या है? मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन किस में होगा? अमीबा में होगा और प्लाज्मोडियम में होगा। मल्टीपल फिजन क्लियर है। इसके बाद बडिंग, नेक्स्ट है बडिंग। हम लोग जो देखे कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फर्स्ट हो गया हम लोग का फिजन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? बडिंग।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि ये जो है बडिंग, ये यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा, दोनों में होगा। इसमें क्या होता है, पहले एग्जांपल देते हैं कि ये है एक हाइड्रा, ये एक हाइड्रा का फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है, बन जा। ये है एक हाइड्रा। हाइड्रा पानी में पाया जाने वाला एक छोटा सा इंसेक्ट टाइप का होता है, छोटा एनिमल है। यहाँ पर इसका माउथ है और इसके चारों ओर टेंटिकल्स है, इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। ये कहला गया टेंटिकल्स, ठीक है। ये किसका फिगर है, हाइड्रा का फिगर है, हाइड्रा। तो होता क्या है कि हाइड्रा अपने शरीर से एक छोटा सा उभार निकाला, हाइड्रा अपने शरीर से एक छोटा सा उभार निकाला। इस उभार को हम कह दिए बड, इस उभार को बोल दिए बड। बड दिखाई पड़ रहा है ठीक से? नहीं, बड ठीक से नहीं दिख रहा होगा। तो हम इसको बोल दिए बड, ठीक है। अब ये बड धीरे धीरे वृद्धि करेगा, ये बड धीरे धीरे, ये बड धीरे धीरे इस तरह से वृद्धि करेगा, ठीक है। ये बड धीरे धीरे वृद्धि किया और बड के शीर्ष भाग पर भी माउथ बन गया, टेंटिकल्स बन गया। एक डॉटर हाइड्रा तैयार हो रहा है। इसके बाद ये यहाँ से कट करके हो जाएगा अलग, यहाँ से इस तरह से कट करके हो जाएगा अलग। तो जैसे ये कट करके अलग हुआ, इस तरह से ये कट करके अलग हुआ, तो हम इसको बोल देंगे डॉटर हाइड्रा, और इसको बोल देंगे पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा। तो जब किसी पेरेंट बडी से एक छोटा उभार निकलता है, इस उभार को बोलेंगे बड। ये बड ही ग्रोथ करके लास्ट में पेरेंट बडी से कट करके अलग हो जाएगा और एक डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। तो हम इस विधि को क्या बोल देंगे, बडिंग। यानी कि बडिंग में जो ऑफस्प्रिंग बनता है, कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, ऑफस्प्रिंग या फिर डॉटर, ऑफस्प्रिंग या फिर डॉटर का निर्माण किससे होगा, पेरेंट के बड से होता है। ऑफस्प्रिंग या डॉटर का निर्माण किससे होगा, पेरेंट के बड से होगा। बड क्या होता है, तो बडी से निकलने वाला छोटा उभार होता है, वही आगे चल करके एक डॉटर का निर्माण करेगा, एक ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा। इस मेथड को कह देते हैं क्या, बडिंग। तो हाइड्रा जो है ये मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का क्या एग्जांपल है, तो एक है यीस्ट। यीस्ट नाम का एक सूक्ष्मजीव होता है, फिगर बनाते हैं। यीस्ट नाम का सूक्ष्मजीव होता है, चलो ये हो गया यीस्ट। इसमें यहाँ पर वैक्यूल है और यहाँ एक छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है न्यूक्लियस और ये है वैक्यूल, नाम लिख देते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया वैक्यूल। एक सूक्ष्मजीव है यीस्ट, यूनिसेलुलर फंजाई है ये। अब हुआ क्या कि यीस्ट के बडी से एक छोटा उभार निकल जाएगा, यीस्ट के बडी से एक छोटा सा उभार निकल गया। इस उभार को हम कह देंगे, इस उभार को हम बोलेंगे बड बोलेंगे। इस उभार को क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। इसके बाद इसका जो एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा डिवीजन किया और एक और न्यूक्लियस बना लिया। एक न्यूक्लियस
एक न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा डिवीजन किया और 2 न्यूक्लियस बना लिया। इसके बाद ये बड साइज में और थोड़ा सा बड़ा होगा, ये बड साइज में थोड़ा सा और बड़ा हुआ और एक न्यूक्लियस यहां रह गया, लेकिन एक न्यूक्लियस मूव करके चला गया बड के अंदर। ठीक है, 2 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस मूव किया, कहां चला गया? बड के अंदर। इसके बाद फिर देखो क्या होगा, यहां पर एक वैक्यूल का निर्माण हो जाएगा। वैक्यूल डिवाइड नहीं कर सकता है, न्यूक्लियस में विभाजन हो सकता है लेकिन वैक्यूल में विभाजन नहीं होगा। यहां पर एक नया वैक्यूल बन जाता है और फिर लास्ट में क्या होगा? ये एक यीस्ट है, ये एक यीस्ट है, ठीक है, और इसका बड यहां से कट करके हो चुका है अब अलग, और ये एक डॉटर यीस्ट बना लिया, तो हम इसको बोलेंगे डॉटर यीस्ट, और ये हो गया पेरेंट यीस्ट। तो ये क्या है? बडिंग है, सॉरी ये बडिंग है, ये फिगर बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? तो हम लोग बडिंग देख लिए। अब ये जो बडिंग है ये भी 2 तरह का होता है। बडिंग होता है 2 तरह का। टाइप्स ऑफ बडिंग, बडिंग 2 तरह का होगा। कौन कौन? तो एक है एक्सटर्नल बडिंग, एक है एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरा है इंटरनल बडिंग। एक है एक्सटर्नल बडिंग और एक है इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग का मतलब है बड का निर्माण पेरेंट बॉडी के बाहरी सरफेस पर होता है, यानी कि बड का निर्माण पेरेंट बॉडी के बाहरी, पेरेंट बॉडी के बाहरी सतह पर होगा, पेरेंट बॉडी के बाहरी सतह पर होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, अभी देखें ना, हाइड्रा है, इसके बाद यीस्ट है, इसके बाद स्पंज है। स्पंज यहाँ पर कौन सा स्पंज होगा? तो इस यहाँ पर होगा साइकन नाम का स्पंज। साइकन नाम का स्पंज होता है जिसमें कि एक्सटर्नल बडिंग देखा जाता है। अभी कुछ इमेज दिखाएंगे, स्पंज के बारे में बताएंगे। हाइड्रा हम लोग समझते हैं, यीस्ट हो गया, स्पंज हो गया, यहाँ पर कुछ और भी नाम आएगा, इतना रहने देते हैं अभी। ठीक है, हाइड्रा, यीस्ट हो गया, स्पंज हो गया। इंटरनल बडिंग का क्या मतलब है? जब बड का निर्माण पेरेंट के अंदर हो, पेरेंट बॉडी के अंदर हो, बाहर से नहीं दिखेगा, पेरेंट बॉडी के अंदर जब बड बने उसको बोलेंगे क्या? इंटरनल बडिंग। यानी कि यहां पर हो जाएगा बड का निर्माण पेरेंट बॉडी के अंदर होता है, पेरेंट बॉडी के अंदर होता है। और इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला नाम का स्पंज। थोड़ा सा स्पंज के मीनिंग को समझ लेना है कि स्पंज होता क्या है। अभी कुछ इमेज दिखाने वाले हैं, जैसे ये इमेज है ना, अभी इसको हम समझाते हैं। तो पहले हम अपने हाथ से बनाते हैं फिगर। स्पंज पानी में पाया जाने वाला एक बहुत ही सिंपल टाइप का मल्टी सेलुलर एनिमल होता है। स्पंज पानी में पाया जाने वाला बहुत ही सिंपल टाइप का एनिमल होता है। तो
खास करके ये समुद्र के पानी में पाया जाएगा। तो एक स्पंज का नाम है साइकन, दूसरे स्पंज का नाम है स्पॉन्जिला। ठीक है, तो हम दो तरह के स्पंज के बारे में बता रहे हैं। पहले थोड़ा सा साइकन के बारे में बताते हैं कि ये है एक साइकन, इसका नाम है साइकन। ये स्पंज है, ये चल फिर नहीं सकता है, एनिमल है, चल फिर नहीं सकता है। इसके शरीर में छोटा छोटा बहुत सारा छिद्र होता है, इसके शरीर में छोटा छोटा बहुत सारा छिद्र होता है, जिसको ऑस्टिया कहते हैं। यहाँ से पानी अंदर जाएगा और यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। एक बड़ा छिद्र है ऊपर में, जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं। तो यहाँ से वाटर अंदर जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। और इस वाटर में जो भी फूड का कोई कण है, भोजन का कुछ कण है, तो ये स्पंज उस भोजन को अंदर में अब्जॉर्ब कर लेता है, रख लेता है, खा लेता है। यदि हम इसको काट करके अंदर देखें, यदि हम इस स्पंज को हम काट करके अंदर देखें, तो पता चलता है कि ये जो स्पंज है, ये जो स्पंज है, इसके अंदर एक कैविटी है, इसके अंदर एक कैविटी है। ये हो गया कैविटी, ये हो गया कैविटी। ठीक है, ये हो गया कैविटी। और यहां से यहां तक ये जो है, ये हो गया वाल, स्पंज का वाल ऑफ स्पंज। स्पंज का ये क्या हो गया, दीवार हो गया। तो इसके दीवार में, इसका जो दीवार है, इसके दीवार में छोटा छोटा इंटरनल बड बनता है। इसके दीवार में छोटा छोटा, ये रेड कलर से बना रहे हैं ना, ये क्या है, इंटरनल बड बनेगा। ठीक है, और ये जो इंटरनल बड बनता है ना, ये एक्चुअल में साइकन में नहीं बनेगा, ये स्पॉन्जिला में बनता है। तो हमेशा करते हैं इसका नाम स्पॉन्जिला कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम बदल देते हैं, इसका नाम कर देते हैं स्पॉन्जिला। तो इसका नाम हम कर देते हैं स्पॉन्जिला। ठीक है, नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं केवल, इसका नाम हो गया स्पॉन्जिला। मान लिया कि स्पॉन्जिला ही है। ठीक है, मान लिया स्पॉन्जिला है, एक स्पंज, वैसे साइकन का बन गया है। अभी इमेज हम दिखा देंगे। तो मान लिया जाए कि ये स्पॉन्जिला ही है। ठीक है, और स्पॉन्जिला एक स्पंज है। तो इसके शरीर के अंदर में हमको इंटरनल बड दिखाई पड़ रहा है, और इस इंटरनल बड को हम कहते हैं जेम्यूल। इस इंटरनल बड को क्या बोलेंगे, जेम्यूल बोलेंगे। और ये जो जेम्यूल है, ये जो इस इंटरनल बड है, ये कब बनेगा, ये कब बनता है, ध्यान से समझना है। साइकन जो है, एक साइकन हो गया स्पंज, और एक हो गया स्पॉन्जिला नाम का स्पंज। तो स्पॉन्जिला नाम का जो स्पंज होता है, इसका नेचर है कि ये थोड़ा सा गर्म पानी में रहेगा। स्पॉन्जिला का नेचर है कि ये हल्के गर्म पानी में रहता है, और जैसे ही पानी ठंडा होगा, ठंडी के मौसम में पानी जैसे ठंडा होगा, तो स्पॉन्जिला मरने के कंडीशन में चला जाता है। ये उस ठंडा पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो मरने से पहले ये ढेर सारा इंटरनल बड बना लेता है। ये बहुत ज़्यादा खाना पीना खाएगा, और खाना पीना खा करके स्पॉन्जिला अपने अंदर में ढेर सारा इंटरनल बड बना देगा, और इस इंटरनल बड को कहते हैं जेम्यूल। और ये जो जेम्यूल है, ये फिर इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा, इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा, और इस जेम्यूल में एक नया स्पॉन्जिला का निर्माण करने की क्षमता होती है। ये जो जेम्यूल है, ये बाद में, यानी कि जब ठंडी का मौसम खत्म हो जाएगा, पानी धीरे धीरे फिर से गर्म हो जाएगा, तो ये जो जेम्यूल है, ये फिर से नए स्पॉन्जिला का निर्माण कर देगा। तो ये जो एक जेम्यूल है ना, इस जेम्यूल का फिगर आगे स्लाइड पर आएगा। इस जेम्यूल का एक फिगर दिया गया है, इसके बारे में भी हम बताते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ बडिंग हम लोग देखें कि एक्सटर्नल बडिंग होता है, इंटरनल बडिंग होता है। जब पेरेंट के बडी के बाहरी सरफेस पर बनेगा बड, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल बडिंग। और जब पेरेंट के बडी के अंदर में, बडी के अंदर में जब बड बनेगा, उसको बोलेंगे क्या, इंटरनल बडिंग। इंटरनल बड को क्या बोलेंगे, जेम्यूल बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्पॉन्जिला नाम का स्पंज होता है। थोड़ा सा हम लोग कुछ इमेजेस देखते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर दिया गया है, ये हाइड्रा में बडिंग का दिया गया है फिगर, और ये यीस्ट में बडिंग का दिया गया फिगर, और ये फिगर है स्पंज का, ये साइकन का है, ये साइकन का है, ठीक है, ये साइकन नाम का स्पंज है, और ये है स्पॉन्जिला नाम का स्पंज, ठीक है, ये स्पॉन्जिला नाम का स्पंज है। यहाँ कौन सा कलर से लिख दें, ये स्पॉन्जिला है, ये हो गया स्पॉन्जिला नाम का स्पंज, ये स्पॉन्जिला नाम का स्पंज है। और यहाँ पर ये जो इमेज है ना, यही है इंटरनल बड। ये जो यहाँ जो गोल गोल, उम्मीद करते हैं कि यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो छोटा छोटा ये जो गोल स्ट्रक्चर है, ये जो गोल स्ट्रक्चर है, ये जो गोल स्ट्रक्चर है, ये सब जो हमको गोल गोल स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये सब है इंटरनल बड, ये है इंटरनल बड। और हम इस इंटरनल बड को क्या बोलेंगे, जेम्यूल बोलेंगे। तो याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है कि जेम्यूल का निर्माण किस में होता है, तो याद रखना है स्पॉन्जिला नाम के स्पंज में होता है। यदि स्पॉन्जिला ऑप्शन में दिया नहीं जाएगा तो फिर स्पंज में हम टिक कर सकते हैं। यदि स्पॉन्जिला ऑप्शन में नहीं हो तो हम डायरेक्ट स्पंज में टिक कर देंगे कि जेम्यूल का निर्माण किस में होगा, स्पॉन्जिला नाम के स्पंज में होगा। जेम्यूल का निर्माण किस में होगा, स्पॉन्जिला नाम के स्पंज में होगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एनसीईआरटी बुक का कुछ यहां पर दिया गया है, स्पंज के बारे में दिया गया है। ये है एक जेम्यूल का फिगर, ये है एक जेम्यूल। अभी जो बोले थे ना कि स्पॉन्जिला के अंदर में बनता है जेम्यूल, तो ये है जेम्यूल। जेम्यूल में एक गोल टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं मैक्रोपाइल। ये कहला गया क्या, मैक्रोपाइल, ठीक है, मैक्रोपाइल। यहाँ पर दो तरह का लेयर है, दो तरह का लेयर है। एक ये हो गया आउटर लेयर, इसको बोल दिए, यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलेंगे आउटर लेयर, ठीक है, ये हो गया आउटर लेयर। और ये वाली हो गई इनर लेयर, इनर लेयर, ठीक है, ये है इनर लेयर। और इसके लेयर के बीच में हमको कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, जिसको कहते हैं स्पीकूल्स, स्पीकूल्स, ठीक है। और इसके अंदर में यहाँ पर छोटा छोटा बहुत सारा सेल्स नजर आ रहा है हमको, यहाँ पर छोटा छोटा बहुत सारा सेल्स नजर आ रहा है। सेल्स दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, सेल्स दिखाई, किस कलर से लिख दें, सेल्स दिखाई पड़ रहा है यहाँ, ये छोटा छोटा सेल्स नजर आ रहा है, बहुत सारा है ना, बहुत सारा छोटा छोटा सेल्स है। इस सेल्स को, ये जो सेल्स है, इस सेल्स को कहते हैं, ये जो छोटा छोटा सेल्स है इसको कहते हैं, क्या लिख दें, क्या लिखते हैं, एक मिनट, ये जो सेल है, ये जो सेल है इसको कहते हैं आर्कियोसाइट्स। ये सेल्स है आर्कियोसाइट सेल्स। ये जो जेम्यूल है इसके अंदर जो छोटा छोटा सेल्स है ना, इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स सेल्स। और इसमें जो है टोटीपोटेंसी की क्षमता होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब है ये जितना भी सेल्स है ना छोटा छोटा, ये सब एक नए स्पॉन्जिला का निर्माण कर सकता है, एक नए जीव का निर्माण कर सकता है। ये जो जेम्यूल है ये पानी में एक लंबे टाइम तक पड़ा रह सकता है, ये सुरक्षित रहेगा। और जब पानी हल्का गर्म होगा, जब हल्का गर्म वातावरण होगा, पानी गर्म हो जाएगा, तो ये जो छोटा छोटा आर्कियोसाइट सेल्स है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल करके ये सब विकसित होकर के न्यू ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करेगा, नया संतान का निर्माण करेगा। तो हम सेल के इस क्षमता को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। इस क्षमता को क्या बोल देंगे, टोटीपोटेंसी बोलेंगे, ठीक है। इस क्षमता को बोलते हैं
टोटिपोटेंसी। तो यहाँ पर हम देख लिए कि जेम्यूल बना हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अमीबा में बाइनरी फिजन दिखाया गया है, यहाँ पर यीस्ट में बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग दिखाया गया है। ये जू स्पोर के बारे में है, ये कोनिडिया के बारे में हम लोग आगे अभी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फिलामेंटस पेरेंट, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो फिलामेंटस पेरेंट है, फिलामेंटस पेरेंट विभाजन टूटेगा, कुछ टुकड़ों में टूटेगा और ये टूट करके न्यू डॉटर्स का निर्माण कर लेगा। ये टूट करके न्यू डॉटर्स का निर्माण करेगा। कैसे, इसका थोड़ा सा हम लोग इमेज देख लेते हैं। देखना है, इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का मतलब है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कजली का पौधा। कजली यानी कि जब बरसात के मौसम में मिट्टी का आंगन है तो हरा हरा स्ट्रक्चर बैठ जाता है, या फिर नल के पास जहाँ लगातार पानी गिर रहा है वहाँ हरा हरा स्ट्रक्चर बैठता है, तो वो है स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा काफ़ी सिंपल टाइप का प्लांट होता है, उसका शरीर महीन महीन धागा से मिलकर के बना होता है। तो स्पायरोगायरा का जो एक धागा होता है वो लगभग 1 मीटर का होता है। तो वो 1 मीटर का जो एक धागा है वो एक ऑर्गेनिज्म है। स्पायरोगायरा का एक धागा जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगर हम क्या करें इसको, मतलब जहाँ पर स्पायरोगायरा है वहाँ पर क्या करते हैं कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं या फिर एक चाकू लेते हैं, उसको ये जैसे तैसे ऐसे हम काट देते हैं। तो स्पायरोगायरा का बॉडी जो है कुछ स्थान से इस तरह से कट गया, ये कट गया, तो ये कुछ टुकड़ों में टूट गया, टूटा ना, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो इसको मर जाना चाहिए, लेकिन ये मरता नहीं है। ये जो एक छोटा टुकड़ा है ये फिर ऊपर नीचे दोनों साइड वृद्धि करेगा और वृद्धि करके 1 मीटर का लगभग फिर से हो जाएगा। और ये टुकड़ा जो बीच का है ये भी ऊपर नीचे वृद्धि किया और फिर से लगभग 1 मीटर का हो गया, और ये भी फिर वृद्धि किया, ये भी 1 मीटर का हो गया। तो ये हो गया फिलामेंटस पेरेंट, फिलामेंटस पेरेंट। और ये हो गया फिलामेंटस डॉटर, फिलामेंटस डॉटर, है ना। तो जब फिलामेंटस पेरेंट कुछ टुकड़ों में टूट जाता है और उसका प्रत्येक टुकड़ा डॉटर में विकसित हो जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। किस में होगा? स्पायरोगायरा में। आगे देखो, अगला है रीजनरेशन। इसमें क्या होगा, रीजनरेशन में क्या होगा कि पेरेंट अपने कटे हुए भाग का पुनः निर्माण कर लेगा, निर्माण कर लेता है। पेरेंट अपने कटे हुए भाग का पुनः निर्माण कर लेता है। इसका एग्जाम्पल है, एक तो है प्लेनेरिया, इसके बाद है हाइड्रा, इसके बाद है स्पंज, इसके बाद है स्टारफिश, etc। याद रखना है, एक जीव में कई तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। एक जीव में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि हाइड्रा है, तो हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बडिंग के द्वारा भी होगा, और ये जो है रीजनरेशन के माध्यम से भी होता है। तो और उसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है। हाइड्रा का बॉडी अगर कट जाए तो उसमें फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है। हाइड्रा में कई तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। तो हम एक बना रहे हैं इमेज, प्लेनेरिया का बना रहे हैं। प्लेनेरिया पानी में पाया जाने वाला एक सिंपल टाइप का एनिमल होता है। ये पानी में पाया जाने वाला सिंपल टाइप का एनिमल है। ये है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है। तो प्लेनेरिया लगभग इस लंबाई का हो सकता है, लगभग 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है।
और इसका शरीर जो है बिल्कुल फीता के समान होता है, लंबाई है, चौड़ाई हल्का से, मोटाई नहीं, एकदम पतला फीता जैसा होता है। तो जब प्लेनेरिया पानी में तैरने के दौरान किसी झाड़ी में उलझ जाता है तो हिलने डुलने के दौरान प्लेनेरिया का बॉडी कुछ स्थानों से कट जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ से ये कट गया, टूट गया, तो एक प्लेनेरिया का जो शरीर है वो 3 टुकड़े में बट गया। एक प्लेनेरिया का जो शरीर है ये कितने टुकड़े में बट गया? 3 टुकड़े में बट गया। ये देखो 3 टुकड़े में बट गया, बटा ना, 3 टुकड़े में बट गया। अब क्या होगा? इसको मर जाना चाहिए, लेकिन ये मरता नहीं है। होता क्या है कि इसमें यहाँ पर जो भी सेल्स है ना, इसमें यहाँ पर जो भी सेल्स है, इसके सेल्स में ऐसी क्षमता है, इसके सेल्स में ऐसी क्षमता है कि यहाँ का सेल लगातार विभाजन करेगा और अपने नीचे के कटे हुए पार्ट का फिर से निर्माण कर लेगा। इसे निर्माण कर लिया ना, तो यहाँ का जो सेल्स है ये लगातार विभाजन किया और अपने नीचे के पार्ट का निर्माण कर लिया, जो कटा हुआ पार्ट था उसका फिर से निर्माण हो गया, तो ये एक नया प्लेनेरिया बन गया। अब ये जो बीच का टुकड़ा है इसमें ऊपर का सेल, नीचे का सेल, ऊपर का सेल विभाजन कर करके ऊपरी हिस्से का निर्माण कर लेगा, नीचे का सेल विभाजन कर करके निचले हिस्सा का निर्माण कर लेगा, तो इससे भी एक अलग प्लेनेरिया बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, बन गया इससे भी। और यहाँ का जो सेल है ये भी विभाजन करके ऊपर के पार्ट का ये निर्माण कर लेगा, तो इससे भी एक अलग प्लेनेरिया बन गया। तो यही कहलाता है क्या? रीजनरेशन। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने कटे हुए पार्ट का फिर से निर्माण कर लेता है, इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में ये कोई जरूरी नहीं है कि नया ऑर्गेनिज्म बने ही या फिर डॉटर बन ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि छिपकली के पूंछ में अगर छिपकली का पूंछ कट जाता है तो छिपकली का पूंछ दोबारा बन जाता है, ये रीजनरेशन है। लेकिन एक पूंछ जो है ना, उससे एक नया छिपकली बनता नहीं है, उससे एक नया छिपकली नहीं बनेगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन रहा है। एक स्पंज को यदि कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, काफी उसको एकदम चूर्ण कर दिया जाए, तो प्रत्येक जो छोटा छोटा पीस होगा उससे नया नया स्पंज बन जाएगा। तो रीजनरेशन का मतलब है कि बस जो पेरेंट है वो अपने मतलब कटे हुए पार्ट का फिर से निर्माण कर लेगा। जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका कोई पार्ट टूट गया, कट गया, तो कटे हुए पार्ट का वो निर्माण करेगा और कोई जरूरी नहीं है कि उसमें नया ऑर्गेनिज्म बने ही डॉटर का निर्माण हो ही। डॉटर बन भी सकता है और डॉटर नहीं भी बन सकता है। तो रीजनरेशन किस में हुआ? प्लेनेरिया, हाइड्रा स्पंज, स्टारफिश, इन सब में होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का देखो इसमें किस में होता है, इसका एग्जांपल लिखते हैं पहले। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है फंजाई, इसके बाद है एल्गी, इसके बाद है मोनेरा, इसके बाद है प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा का मतलब है सभी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव, जितना बैक्टीरिया है ना वो सब मोनेरा में आता है। और जैसे अमीबा, पैरामीशियम ये सब है वो सब प्रोटिस्टा में आता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों ग्रुप है, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है और दोनों में सूक्ष्मजीव है। मोनेरा में यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल वाला सूक्ष्मजीव है और प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल वाला सूक्ष्मजीव है। एल्गी शैवाल हो गया, पानी में पाया जाने वाला सिंपल टाइप का घास हो गया, और फंजाई हो गया फफूंदी। और जब हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन समझ में आता है। इसको हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। हमारे घरों में जब कोई फल सब्जी सड़ता गलता है तो उसके ऊपर रुई जैसा फफूंदी लग जाता है, तो वही रुई जैसा फफूंदी क्या है? वह है फंजाई। जैसे हमारे घर में अगर मान लिया जाए कि कोई फ्रूट है, ठीक है, हमारे घर में जैसे कोई टमाटर है, अगर ये इस तरह से टमाटर है, ठीक है, टमाटर है, तो इसके ऊपर अगर ये पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर रुई जैसे फफूंदी लग गया है इस तरह से, तो यही क्या हो गया? फंजाई हो गया। फंजाई का जो एक धागा होता है, फंजाई का जो एक धागा है, इसको कहते हैं हाइफा, इसको बोलते हैं हाइफा। फंजाई कई तरह का हो सकता है। फंजाई का जैसे राइजोपस होता है, म्यूकर होता है, पेनिसिलियम होता है, एस्परजिलस होता है, बहुत तरह का होता है। तो फंजाई को यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें,
इस फंजाई को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो पता चलता है कि ये है एक हाइफा, ये फंजाई का एक हाइफा, ठीक है, हम इसका नाम लिखे हाइफा, ठीक है, हाइफा। तो इसके ऊपर कुछ ब्रांच निकला हुआ है, इसके ऊपर हमको कुछ ब्रांच दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से हमको इसके ऊपर कुछ ब्रांच दिखाई पड़ा और इसके ऊपर गोल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, इसके ऊपर गोल ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। तो हम इस ब्रांच को कह देते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, और हम इस गोल गोल थैली को कहते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम बोलेंगे। और इस स्पोरेंजियम के अंदर में बहुत सारा यूनिसेलर स्ट्रक्चर बनेगा, यूनिसेलर स्ट्रक्चर बनेगा और इस यूनिसेलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोर, इस यूनिसेलर स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोर। इसके बाद होता क्या है कि ये जो स्पोर है, यह जो स्पोर है, ये जो स्पोरेंजियम है, ये मैच्योर होकर के यहाँ से टूट जाता है, ये स्पोरेंजियम मैच्योर होकर के क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा। जैसे टूटेगा तो स्पोर बाहर निकल गया, ये स्पोर बाहर निकला, इसको बोलेंगे क्या, स्पोर बोलेंगे। तो स्पोर जो होता है ये होता है यूनिसेलर, स्पोर होता है यूनिसेल्युलर, यूनिसेलर एक कोशिका वाला है। और ये स्पोर बहुत हल्का होता है, ये आराम से हवा में उड़ जाएगा, जहां तहां बिखर जाएगा। और जब ये स्पोर नम वातावरण में पहुंचेगा, जब ये स्पोर नम वातावरण में पहुंचेगा तो ये अंकुरित हो जाएगा और अंकुरित होकर के इसको हम लिख देते हैं जर्मिनेटिंग, जर्मिनेटिंग स्पोर, जर्मिनेटिंग स्पोर। जैसे बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनाता है ना, उसी तरह से ये स्पोर अंकुरित होकर के फिर से नया फफूंदी बना देगा। फंजाई यानी कि हो गया फफूंदी, ठीक है ना, इसको बोल दिए फफूंदी। तो ये एक जगह से स्पोर निकला और फिर कहीं पर कोई चीज मतलब कुछ फल सब्जी वगैरह सब कुछ नमी वाला कुछ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये स्पोर जाएगा, वहां पर ये अंकुरित हो जाएगा और अंकुरित होकर के फिर से फफूंदी बना देगा। तो कई जगह फफूंदी उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया क्या, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। हमको यहाँ पर स्पोर का टाइप देखना है, टाइप्स ऑफ स्पोर। स्पोर बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग मेन दो तरह का देख लेते हैं। एक है जू स्पोर और एक है, दूसरा है अप्लेनो स्पोर, अप्लेनो स्पोर, जू स्पोर और अप्लेनो स्पोर। जू स्पोर का जो निर्माण है वो होता है एल्गी में और अप्लेनो स्पोर का निर्माण होता है किसमें, फंजाई में, फंजाई में। जू स्पोर जो है, जू स्पोर होता है मोटाइल, गति कर सकता है, तैर सकता है, और ये होता है नन मोटाइल, नन मोटाइल। एल्गी में जो स्पोर बनता है ना वो इस तरह से, ये है स्पोर, इसमें पानी में तैरने के लिए दो फ्लैजेला लगा रहेगा, यही है जू स्पोर, ये हो गया जू स्पोर। और ये पानी में तैरने के लिए फ्लैजेला है। और ये जो फंजाई में स्पोर बनता है, जो भी बना के दिखाए, यही हो गया अप्लेनो स्पोर, अप्लेनो स्पोर। इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है, तो ये पानी में तैर नहीं सकता है। जो एल्गी है उसमें जू स्पोर बनेगा, उसमें पानी में तैरने के लिए फ्लैजेला लगा रहेगा। और जो फंजाई है इसमें अप्लेनो स्पोर बनेगा, इसमें कोई फ्लैजेला लगा हुआ नहीं रहता है। तो जू स्पोर तैर सकता है, अप्लेनो स्पोर तैर नहीं सकता है। तो स्पोर फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद है कोनिडिया। कोनिडिया जो है ये बिल्कुल स्पोर के समान होता है, ये स्पोर के ही समान होता है, लेकिन कुछ अंतर है। क्या अंतर है, क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि जैसे ये है हाइफा, ये है हाइफा, ठीक है, हाइफा। इसमें एक ब्रांच इस तरह से निकला हुआ है ना, इस तरह से बहुत सारा ब्रांच इस तरह से निकलेगा। इसके ऊपर और भी ब्रांच इस तरह से निकला हुआ है, बहुत सारा ब्रांच निकला रहता है। और इसको हम बोल दिए कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर,
फोर बोल दिए, ठीक है, कोनिडियोफोर बोल दिए। अब इसके ऊपर जो है गोल गोल श्रृंखला के रूप में कोनिडिया बनेगा, गोल गोल श्रृंखला के रूप में कोनिडिया बन रहा है, और ये सब कोनिडिया है, ठीक है। और कोनिडिया यहाँ से फिर टूट के झड़ता भी है, गिरता भी है, तो हम इसको क्या बोल दिए, कोनिडिया बोल दिए, कोनिडिया। ये स्पोर के समान है, यानी कि ये भी क्या है, यूनिसेल्युलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर। और ये कोनिडिया जो है नम स्थान में पहुंचेगा, और नम स्थान में पहुंचकर ये भी अंकुरित होगा। ये हो गया जर्मिनेटिंग कोनिडिया, जर्मिनेटिंग कोनिडिया, जर्मिनेटिंग कोनिडिया। और ये भी फफूंदी का निर्माण करेगा। कोनिडिया किसमें बनता है, तो पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम, ठीक है। और किसमें, तो एस्परजिलस में, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस नामक फंजाई में, पेनिसिलियम और एस्परजिलस नामक फंजाई, पेनिसिलियम और एस्परजिलस नामक, यार पेनिसिलियम एस्परजिलस नाम का जो फंजाई होता है, नामक फंजाई में बनता है। तो याद रखना कि कोनिडिया जो है ये बिल्कुल स्पोर के ही समान होता है, बस अंतर ये है कि कोनिडिया का निर्माण ये हाइफा के शीर्ष भाग पर डायरेक्ट श्रृंखला के रूप में होगा, वो थैली के अंदर में नहीं बनता है। जैसे स्पोर बना था कहाँ, थैली के अंदर, ये डायरेक्ट बनेगा श्रृंखला के रूप में बाहर में, और ये भी अंकुरित होकर के नया फफूंदी का निर्माण करेगा। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और एस्परजिलस नाम का जो फंजाई है, उसमें बनता है कोनिडिया, ठीक है। इसके बाद आगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। जब प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ETC से नया प्लांट बन जाए, न्यू प्लांट बन जाए, तो हम इसको कह देते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि आलू एक रूपांतरित तना है। आलू स्टेम, आलू का जो पार्ट हम लोग खाते हैं ना सब्जी, वो तना है, उसको रोपते हैं, बोते हैं, उसी से नया पौधा निकल जाएगा। तो तना से ही, स्टेम से नया पौधा निकल गया। शकरकंद, स्वीट पोटैटो एक जड़ है, उससे भी नया पौधा निकलता है। और ब्रायोफिल्म की पत्ती के किनारे से नया पौधा निकलता है। तो ये जो प्लांट का जो रूट, स्टेम, लीफ होता है ना, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। फूल को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जड़, तना, पत्ती को कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो कई ऐसा पौधा होता है जिसमें पौधा के रूट, स्टेम और लीफ से ही नया पौधा बन जाता है। तो इस मेथड को क्या बोल देंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे कि हल्दी है, हल्दी का जो तना है ना, मतलब हल्दी का जो पार्ट हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए मसाला के रूप में, तो हल्दी का जो पार्ट यूज करते हैं वो तना है, उसको बोएंगे, उसी से नया पौधा निकल जाएगा। गन्ना है, गन्ना के तना को बोएंगे, उससे नया पौधा निकल जाएगा। गुलाब का पौधा, उसके डंठल को काट करके रोप देंगे, उसी से नया पौधा निकल जाएगा। ब्रायोफिल्म के पत्ती से नया पौधा निकल जाता है। कई ऐसा पौधा है जिसके जड़ से नया पौधा निकल जाता है। जैसे कि अमरूद है, शीशम, उसके नीचे जो जड़ रहता है, जड़ ही मिट्टी के ऊपर आ जाएगा, उसी से नया पौधा निकल जाएगा। शकरकंद का जो पार्ट खाते हैं वो खुद क्या है, जड़ है, उससे भी नया पौधा निकलता है। तो जब पौधा के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि जड़, तना या फिर पत्ती से कोई नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और जिस स्ट्रक्चर से नया पौधा बनेगा उस स्ट्रक्चर को कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। यानी कि अगर रूट से नया पौधा बना तो हम रूट को क्या बोल देंगे, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। अगर स्टेम से नया पौधा बना उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। अगर लीफ से नया पौधा बना उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। ठीक है, तो यहां पर एक इमेज है, ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है ना,
ये किसकी पत्ती है? ये पत्ती है किसकी? तो ये है लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, और इसके किनारे से हम देख रहे हैं कि ये एक न्यू प्लांट निकला है ना, ये एक न्यू प्लांट निकला है ना। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा न्यू प्लांट ब्रायोफिलम की पत्ती से निकलता है। तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना है। एक तरफ से सभी पेज का जो भी जरूरी है वो हम निकाल देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है। ये है ए सेक्शन, ये फर्स्ट पेज है, इसका लेना है। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इसका भी क्लिक करना है, इसका भी क्लिक करना है। इसका कोई ज़रूरी नहीं है, इसका क्लिक करना है, फिर इसका भी क्लिक करना है। थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, फिर इसका भी क्लिक करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसका क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर जेम्यूल का फिगर है, इसका क्लिक कर लेना है। ये भी क्लिक होगा, ये भी क्लिक होगा, ये भी क्लिक होगा, ये भी क्लिक होगा, और ये भी क्लिक होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे टाइप्स को समझ गए। लास्ट टॉपिक आया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हम लोग इसका भी डिटेल्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन का भी डिटेल्स अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और बेहतर नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा यूनिवर्सल बायोलॉजी, और ग्रुप आएगा, खुद से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे हाथ का बनाया हुआ बहुत सारा इमेज आपको मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पे जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के डिटेल्स के साथ। हम लोग आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड पढ़ेंगे, और भी इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो एक दिन के बाद हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।